बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रूफ द लाग्रांज आइडेंटिटी। तो लाग्रांज आइडेंटिटी क्या है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। ये लाग्रांज आइडेंटिटी है और इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक फॉर्मूला जो पहले से हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। वी नाउ दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी which is equal to mod of vector A mod of vector B sin of थीटा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अलग करें तो 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी वैल्यू को हमने इधर पुट करना है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर हम पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये बनेगा ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब इनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आएंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा। अच्छा, फर्दर आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ये मॉड ऑफ ए का भी स्क्वायर है, मॉड ऑफ बी का भी स्क्वायर है और कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, तो इनका होल स्क्वायर लिखो तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अब इस पूरे के जगह में आप ए डॉट बी पुट कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर ए
डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इस पूरे की जगह में आपने ए डॉट बी पुट करना है। तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस इस पूरे की जगह में ए डॉट बी होल स्क्वायर which is the required Lagrange identity. Hence proved. ये प्रूफ हो गया। Bismillahirrahmanirrahim। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। फॉर द वेक्टर्स a इज इक्वल टू i माइनस 2j, वेक्टर b इक्वल्स टू 2i प्लस k and vector c equals to 3i plus 2k. Find a vector d. Find a vector d which is perpendicular to both vector a and vector b. It is given that c dot d equals to 1. देखें यहाँ पे हमें तीन वेक्टर्स दिया है, a दिया है, b दिया है और c, और उसके साथ हमें इसने तीन कंडीशंस भी दिया है। एक कंडीशन ये है कि जो वेक्टर ए है फाइंड अ वेक्टर डी, यानी वेक्टर डी हमने फाइंड करना है जो वेक्टर डी है जो परपेंडिकुलर है बोथ ए और बी के साथ, और उसके साथ ये कहा है कि सी डॉट डी इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर डी ए पे परपेंडिकुलर है तो डी डॉट ए इक्वल टू 0 होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर है तो डी और बी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। इस तरीके से इन तीन कंडीशन से तीन इक्वेशंस बनेंगे और इस तरीके से हम डी फाइंड कर सकेंगे। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं जो वेक्टर डी है जो हमने फाइंड करना है वो है xi प्लस yj प्लस zk। ये रिक्वायर्ड वेक्टर डी है जो कि हमने फाइंड करना है। इसका मतलब हमें x फाइंड करना पड़ेगा, y फाइंड करना पड़ेगा और z फाइंड करना पड़ेगा। तो अब जो कंडीशंस दिया है उनको लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस क्या है? जो वेक्टर डी है इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि उसने ऊपर ये कहा है कि वेक्टर डी ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। ए के साथ परपेंडिकुलर है तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और बी के साथ परपेंडिकुलर है तो डी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी 0 होगा। और इसके बाद एक और कंडीशन इसने दिया है कि जो वेक्टर सी है इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी के साथ 1 है। ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस को हमने लेना है। तो फर्स्ट हम वेक्टर डी डॉट ए इक्वल टू 0 लेते हैं।
उसकी रीज़न हम ये दे सकते हैं क्योंकि वेक्टर D is perpendicular to vector A. That's why the dot product of vector D and A is 0. तो इसमें अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। वेक्टर D की वैल्यू हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk है, तो आप इसकी जगह में यहाँ लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट वेक्टर ए की वैल्यू पहले से आपके पास है, ऊपर आप देख सकते हैं। वेक्टर ए आपके पास है i माइनस 2j, ये हमने लेना है i माइनस 2j इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक्स आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आई का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स 1 ज़ा है, यानी एक्स और 1 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस जे का कोफिशिएंट इधर वाई है, तो इधर जे का कोफिशिएंट -2 है, प्लस के का कोफिशिएंट इधर जेड है, और इधर के है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट इधर 0 होगा, इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स 1 है एक्स प्लस माइनस माइनस, ये होगा 2y प्लस z0 0 इक्वल्स टू 0। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 कहे। आगे हमने इसको यूज़ करना है, इसके लिए इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, जो कि हमारे पास है वेक्टर D और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी D और B अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम इस कंडीशन को लेंगे, D डॉट A इक्वल्स टू 0 को हमने लिया, अब इसकी बारी है D डॉट B इक्वल्स टू 0, हम अभी इसको लेंगे। अभी हमने इस कंडीशन को फाइंड करना है, वेक्टर D डॉट B इक्वल्स टू 0। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वेक्टर D परपेंडिकुलर है वेक्टर B पे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब D की वैल्यू पुट करें और B की वैल्यू भी पुट करें। D आपने ऊपर लेट किया है xi प्लस yj प्लस zk, तो ये आपके पास D की जगह में आपने लिखना है xi प्लस yj प्लस zk डॉट वेक्टर B। वेक्टर B आपने ऊपर लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो B आपके पास इधर है 2i प्लस k, तो आपने इधर लिखना है B की जगह में 2i प्लस k इक्वल्स टू 0। B की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं 2i प्लस k। तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट को हम i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर i का कोफिशिएंट x है, इनटू इधर i का कोफिशिएंट 2 है, प्लस j का कोफिशिएंट इधर y है, और इधर j नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। फिर प्लस k का कोफिशिएंट इधर z है, इधर को 1k है तो कोफिशिएंट 1 होगा, इक्वल्स टू 0। ये बन गया 2x प्लस y और 0 मल्टीप्लाई करें 0, प्लस z और 1 मल्टीप्लाई करें z इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बन गया 2x प्लस z इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन 2 कहें। आगे हमने इनको सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, यानी 2x प्लस
z इक्वल्स टू 0। इसके बाद आखिरी कंडीशन है वेक्टर c डॉट d इक्वल्स टू 1, ये खुद दिया है। इस पे हम काम करेंगे, इससे एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं। अभी हम लास्ट कंडीशन c डॉट d इक्वल्स टू 1 इसको लेंगे, वेक्टर c डॉट वेक्टर d इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू आपने ऊपर से पुट करना है, तो आप वैल्यू बैक करके ऊपर देख सकते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास है 3j प्लस 2k, यानी वेक्टर c इक्वल्स टू 3j प्लस 2k। तो c की जगह में मैंने लिखना है 3j प्लस 2k, ये मैंने लिखा। डॉट वेक्टर d की वैल्यू जो हमने लेट किया है ऊपर ये है, तो d है हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू c डॉट d इक्वल्स टू 1 उसने दिया है, तो हम 1 लिखेंगे। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है अब हम आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होगा। इधर आई का कोफिशिएंट x है, 0 इंटू एक्स, प्लस जे का इधर 3 है और इधर जे का y है, प्लस के का इधर 2 है और इधर z है, इक्वल्स टू 1। तो x0 था ये 0 हो गया, प्लस 3y हो गया ये, प्लस 2z हो गया, इक्वल्स टू 1। तो ये फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 3 कहे। तो अभी हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x, y और z फाइंड करना है। x, y और z फाइंड करने के बाद इसमें पुट करना है d में x की जगह में और y की जगह में और z की जगह में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो इसके लिए मैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को फिर से लिखता हूँ ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। अभी x, y और z के वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैंने इन तीनों इक्वेशंस को हम लिखा है जिनको हमने पहले लिखा था, तो इनको एक साथ लिखा है ताकि इनको सॉल्व करके हम x, y और z के वैल्यूज फाइंड कर सकें। इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम इनको आगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ द आगमेंटेड फॉर्म, द augmented form of above system of equations is तो हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में इस अंदाज से लिखेंगे। यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x नहीं है इक्वेशन 3 में, तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। फिर y का इधर -2 है, सेकंड इक्वेशन में y नहीं है, 0 होगा। अच्छा, इस तरीके से थर्ड इक्वेशन में हमारे पास y का कोफिशिएंट 3 है। ओके, फिर इसके बाद z फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, इस इधर 0 होगा। सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें z 1z है तो ये 1 होगा, और थर्ड इक्वेशन में 2z है तो ये 2 होगा। ओके, ये सारा कोफिशिएंट्स हमने लिखा। यहाँ से एक लाइन लगाए, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट्स लिखे, ये 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है। इसको क्लोज करें। अब हमने इसको इशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। अभी हम इसको इशेलन फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम इसको 0 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी 0 है, और 3 को भी हमने 0 बनाना है। इसके लिए रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करें ताकि ये 0 इधर आ सके। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा, रो ऑपरेशन कर रहे हैं इस तरह r लिखें, तो 1
-2 0 0। पहला रो ऐसे ही लिखे, दूसरा रो को आपने तीसरे में लिखना है, तीसरे को ऊपर लिखे। तो ये 0 3 2 1। अब सेकंड आपके पास है 2 0 1 और 0। ये हमने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज किया अपनी आसानी के लिए। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 है, इस 2 को 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाने के लिए हम अभी क्या करेंगे, ये जो रो 3 है, रो 3, तो इस रो 3 से 2r1 को माइनस करेंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो इस 4 को इस 3 की मदद से 0 बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, इस 3 को 1 बनाना है। 3 को 1 बनाने के लिए इस पूरे रो को, यानी रो 2 को 3 से डिवाइड किया। 0/3 0 ही आएगा, 3/3 1 होगा, ये बनेगा 2/3, ये बनेगा 1/3। रो 3 को हमने ऐसे ही लिखा, इसको चेंज नहीं किया। अब इस 1 की मदद से इस 4 को 0 करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा रो 3 माइनस 4r2। 4r2 देखिए इससे क्या होगा, जब हम ये करेंगे तो रो 3 में चेंज होगा। रो 1 और रो 2 ऐसे ही लिखेंगे, ये बनेगा 1 -2 0, ये बनेगा 0 1 2/3, इधर 0 है, इधर 1/3 है। अब रो 3 में चेंज होगा, क्योंकि अब हमने क्या करना है, रो 3 माइनस 4r2। रो 3 का इधर 0 है, 0 माइनस 4r2 का भी इधर 0 है, 4 इंटू 0, ये 0 माइनस 0, ये 0 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड है इसमें चेंज होगा। सेकंड में कैसे चेंज होगा, ये जो 4 है इससे आपने माइनस करना है 4, रो 2 का इधर 1 है, तो ये बन गया 4 माइनस 4, तो ये 0 आ गया। इसकी जगह में आप 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो 1 है इसमें क्या चेंज होगा, 1 माइनस 4r2। r2 आपके पास यहाँ 2/3 है, क्या है 2/3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 1 माइनस 4 2 8 डिवाइड बाई 3। फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम इनका 3 आएगा, 3 1 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 आपके पास 5 होगा, यानी -5 डिवाइडेड बाई 3। तो इस जगह में आपके पास -5 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। आगे ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमने डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रो 3 का इधर 0 है, -4r2, r2 आपके पास इधर 1/3 है, तो ये आपके पास -4 डिवाइडेड बाई 3 आता है। ये 0 इस पर ऐड हो गया, तो इसकी खैर कोई वैल्यू नहीं होती। -4 4 डिवाइड बाई 3, तो इधर आएगा -4 डिवाइड बाई 3। तो अभी आपका काम कंप्लीट हो चुका है। दोबारा इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो हम इनको लिख सकते हैं 1x - 2y प्लस 0z, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन। इसमें क्या होगा, 0x नहीं लिखो, 1y y लिखो, प्लस 2/3 z इक्वल्स टू 1/3। ये इक्वेशन 2 बन गया। यहाँ 0x x नहीं लिखेंगे, 0y y भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट -5/3z, तो आप लिखेंगे -5/3z इक्वल्स टू -4/3। ये आपका इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 1 2 और 3 को आपने सॉल्व करना है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए 3 सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप z को अलग करें, यानी इक्वेशन 3 को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप z को जब अलग करेंगे, -4 डिवाइडेड बाई 3,
ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। इसके साथ माइनस है, इसको भी ले जाओ, तो ये और ये कैंसिल होंगे। तो z आपके पास आ गया माइनस माइनस ये प्लस होगा, 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास z आ गया। ओके, तो z की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ से फिर y आ जाएगा। तो इसको आप z की इस वैल्यू को ना आप क्या करें, पुट z इक्वल्स टू 4/5 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, y प्लस 2/3, z की जगह में आप लिखें 4/5 इक्वल्स टू 1 बाई क्या है 3। इसको सॉल्व करें तो y प्लस 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाई 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 1/3। तो y इक्वल्स टू 1/3 माइनस 8 डिवाइड बाई 15। तो इनका एलसीएम आप ले लें, ये 15 होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 माइनस 8 ऐसा ही आएगा। तो y आपके पास आ गया माइनस 3 डिवाइड बाई 15, 3 और 15 कैंसिल करो, तो y आपके पास माइनस 1 बाई 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1/5 आया। तो z और y आपके पास आ गए। तो नेक्स्ट आप ने निकालना है x। तो y और z के इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में आपके पास खाली x और y है ना, तो आपने x निकालना है, तो जस्ट ये y इक्वेशन 1 में पुट करें। तो आप लिखेंगे पुट जो y आपने लाया है, y क्या लाया है 1/5 माइनस 1/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, तो आप इधर देख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, उसमें पुट करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे x माइनस 2y के जगह में माइनस 1/5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2/5। ये x भी आपके पास आ गया। तो x y z तीनों आपने लाए हैं। ऊपर जो इक्वेशन जो d है, यही आपने फाइंड करना है ना। इसके लिए x y z फाइंड करना था, जो कि आपने फाइंड किया, वो इसी में पुट करना है। इसको आप कोई नाम दे दें, इक्वेशन a नाम दे दें। तो अभी आपने क्या करना है, x के की ये वैल्यू -2/5, y की वैल्यू -1/5 और z जो आपने फाइंड किया है, वैल्यू बैक करके देख सकते हैं 4/5, ये आपने इस इक्वेशन a में पुट करना है। तो ये काम मैं करूँगा। तो फर्दर मैं लिखूँगा पुट x इक्वल्स टू -2/5, y इक्वल्स टू -1/5, z इक्वल्स टू 4/5 इन इक्वेशन ए। जब ए में ये पुट करेंगे, ए ये है आपके पास, तो वेक्टर डी आपके पास आएगा x की वैल्यू आपके पास -2/5 i प्लस yj प्लस y की वैल्यू आपके पास है -1/5 और j प्लस z की वैल्यू है 4/5 के। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा वेक्टर डी इक्वल्स टू -2/5 i -1/5j प्लस 4/5 k, which is
द रिक्वायर्ड वेक्टर, यही आपने फाइंड करना था।